तो सबसे पहले बात करेंगे कि असली शिवसेना के नाम पर बागी हुए हैं सांसद। आखिर असली शिवसेना कौन है, इस पर एक बार फिर से जो उद्धव गुट की शिवसेना है उसमें बगावत हो गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के दरअसल उसमें महायुति गठबंधन ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की। जाहिर है इस नतीजे ने महाअघाड़ी खेमे में एकता के तमाम दावों की पोल खोल दी है। बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति का परचम 2025 के बाद लगातार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट की खबर को भी इसी सियासी हलचल की एक कड़ी मान रहे हैं। आज मुंबई में उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी के विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि उनके सभी 6 बागी सांसद आज शिंदे गुट में औपचारिक रूप में शामिल हो सकते हैं। उधर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दावा किया है कि उद्धव गुट के 20 में से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसे में आज होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के सफल होने का दावा कर रहे हैं, वहीं आदित्य ठाकरे इसे विश्वासघात बता रहे हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे बागी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर जनता से माफी मांग रहे हैं। सवाल यह है कि राजनीति में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले 24x7 जो एक्टिव रहते हैं, ऐसे एकनाथ शिंदे की तुलना में यदि उद्धव ठाकरे कभी कभार ही कार्यकर्ताओं को दर्शन देते हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि उनका अपने जनप्रतिनिधियों से भी पर्याप्त संवाद नहीं रहा? बड़ा सवाल यह भी है कि शिवसेना नेतृत्व को असंतुष्ट सांसदों के बागी होने की खबर मीडिया से मिलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पिछले सप्ताह जब पार्टी में टूट की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनने लगीं, तब डैमेज कंट्रोल के लिए उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने 9 सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उनमें महज 3 सांसद ही पहुंच सके। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने पहली बार पार्टी में टूट फूट पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि अगर जाना है तो खुशी खुशी जाएं। उन्होंने कहा जिसको जाना है वो खुशी खुशी जाएं। अब वही बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट ने विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक को भी एक संदेश दिया है। जिन क्षेत्रीय क्षत्रपों के भरोसे कांग्रेस दिल्ली में विपक्ष की राजनीति करने का दावा करती है, उनकी राजनीतिक हैसियत जनता ने दरअसल दिखा दी है। तो शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे का कहना है कि जल्द ही वे ब्रेकिंग न्यूज देंगे और उन्होंने ऑपरेशन टाइगर की सफलता का भी दावा किया है। ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफ्रूट करतो आणि ते तुम्हाला माहित आहे, अनुभवही आहे। ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं। और शिवसेना उद्धव गुट से छिटके बागी गुट के नेता प्रताप सारणिक का कहना है कि शिंदे गुट वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। 13 लोगों ने शिवसेना में शामिल होने का निर्णय लिया है। हमारे 6 के 6 सांसद हैं जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदे गठ में, यानी हम शिंदे गठ ऐसा नहीं बनाए, बोलेंगे यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। और पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का कहना है कि शिवसेना तो एक ही है, भाजपा को भी बाला साहब ठाकरे ने ही बनाया और आज भाजपा ही शिवसेना को खत्म करना चाहती है। एक ही बात है, शिवसेना जो है वो एक ही है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी। जिस भाजपा को और इन सभी को मेरे दादाजी वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने बढ़ाने की कोशिश की, तब बढ़ाने का मौका दिया, उसी शिवसेना को और उसी ठाकरे परिवार को यही भाजपा आज खत्म करना चाहती है। और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले का कहना है कि पहले ही वोट चोरी कर और बेईमानी से सरकार चुनी गई है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तोड़ोफोड़ों की राजनीति कर पहले ही लोगों के वोट चोर कर और बेईमानी से चुन के आई मोदी की सरकार, लोगों ने जो वोट दिया है, जो विश्वास के साथ जिस दल को दिया है, उसी को भी चुराना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं। तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है, इतना हम कहेंगे।
और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मेहमान कुछ समय में और जुड़ेंगे। हम उन सब से आपका पहले तो परिचय कराएं और इस खबर पर बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इस खबर का अगर सर हम की विवेचना करना चाहें और समझना चाहें विनोद जी, सबसे पहले आपसे कि ये बगावत भले ही बीजेपी के ऊपर इसका आरोप लगा दिया जाए, लेकिन दरअसल जब इतनी बड़ी संख्या में टूट हो रही है तो कहीं ना कहीं जो फॉल्ट लाइन है वो ये देखने की जरूरत है कि आखिर जो नेतृत्व है, जब मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ, उस गुट की बात कर रहा हूँ, उसको भी आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो इस बगावत को और इसके शिवसेना गुट में, उद्धव गुट में टूट की खबर इसलिए बड़ी बनती हुई दिख रही है आपको कि एक हफ्ता पहले टीएमसी में इस तरह की चीज़ें हुई थी जी। शिवसेना में ये टूट की खबर तो पिछले 1 महीने 2 महीने से चल रही है। वो तो नींद से जागे ही उद्धव ठाकरे बहुत देर के बाद। तो अब सवाल ये है कि ये जो टूट है रीजनल पार्टियों में, जो इस तरह का पार्टियों में एक तरह से विघटन हो रहा है जी, और पार्टी के अपने पार्टी के शिवसेना का हो या टीएमसी का हो, उनके अस्तित्व पे सवालिया निशान करा रहा है, तो इसके पीछे उनके नेतृत्व को पहले ये चिंता करनी चाहिए। ये नेतृत्व के खिलाफ में चुनौती है कि आपको पहले जनता ने अस्वीकार कर दिया, तो आपके साथ जो खड़े हुए टीम जिसको आप कहते हैं, वो टीम ने भी आप पे अविश्वास किया शुरू कर दिया है। तो डिफरेंटली राजनीति में तो हर कोई आदमी अपने एक भविष्य को देखता है, हर कोई अपने में एक नेतृत्व को खोजता है। तो अगर आज शिंदे गुट के जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसको अगर आज उद्धव गुट को मान रहे हैं कि यही असली शिवसेना है और यही महाराष्ट्र का भविष्य है, यही हिंदुत्व का भविष्य है, तो ये फॉल्ट तो सीधे सीधे उनके उस पर जाएगा जो नेतृत्व ये बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को आगे बढ़ाने का क्लेम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बहस है। बहस में आप उन चीज़ों को या बीजेपी से जोड़ लें और किसी से भी जोड़ लें। अब सवाल ये है कि आज उद्धव ठाकरे वहाँ के जो एमएलए हैं, शिवसेना के 20 एमएलए हैं, उनकी बैठक भी कर रहे हैं। आज आप शाम तक खबर सुनेंगे कि अगर उस एमएलए में से 20 में से जो आपका अभी तक खबर है कि 14 एमएलए नहीं आ सकते हैं, तो फिर इस खबर को क्या कहा जाए? क्या वो 14 एमएलए की अभी देवेंद्र फडणवीस को अभी वहाँ सत्ता में ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये खबर बन रही है कि 14 एमएलए वहाँ भी बागी हो सकते हैं, तो इसका मतलब पूरे के पूरे शिवसेना उद्धव का जो कैंप है उसमें एक आप ये कह सकते हैं कि संजय राउत के अनर्गल बयान और संजय राउत के जो बढ़ता हुआ एक तरह से ये दूसरों को अपमानित करने का जो सिलसिला रहा है, उसका एक चेन रिएक्शन बन रहा है शिवसेना के संगठन, उद्धव जी के संगठन में, कि वो सारे लोग किसी न किसी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ में प्रभावित हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और विश्वास पाठक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो कांग्रेस के लोग हैं या जो यूबीटी के लोग हैं, वो मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक वो इस पता नहीं जानबूझकर नहीं जुड़ रहे हैं या जो भी है। लेकिन फिलहाल एक आरोप विश्वास पाठक जी आप लोगों के ऊपर ये जरूर लग रहा है कि बीजेपी ही ये सारा कुछ खेल कर रही है और बीजेपी ही अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अभी आपने सुना कि आदित्य ठाकरे का भी ये कहना था कि बीजेपी को अगर महाराष्ट्र में पांव पसारने की जगह दी तो वो बाला साहब ने दी, और अब वो विश्वासघात कर रहे हैं। इस तरह के आरोप आप लोग के ऊपर लग रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे, इनके संबंध बहुत अच्छे थे। 25 साल तक अवैध हमारी युति थी और हमने साथ में इलेक्शन लड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि शिवसेना के कारण बीजेपी बढ़ी है, बीजेपी के कारण शिवसेना बढ़ी। अगर ऐसा था तो फिर महाराष्ट्र के बाहर भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और बहुत पुरानी पार्टी, इसलिए इस प्रकार की तुलना करना गलत है। दूसरी बात, ये जो बात यहाँ पर हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध है नहीं जी। ये 6 जो सांसद है स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के भीतर आ सकते थे, वो तो एकनाथ शिंदे के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 2019 में जब किसी रिपोर्टर उद्धव ठाकरे ने पीठ पे खंजीर भोंपा और उसके बाद में उनके लोगों को जब ऐसा लगा कि ये गलत हो रहा है, तो वो लोग एकनाथ शिंदे जी के द्वारा एक अलग गुट बना लिए और उसके बाद में
कोर्ट ने और ये पूरा सिद्ध कर दिया कि असली शिवसेना तो एकता शिंदे है। अब उद्धव ठाकरे के पास कोई प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, उनका जो भवितव्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने सोचा अगर मैं मेरे मतदार संघ में अच्छा कामकाज कर पाऊं तो मैं क्यों ना सरकार में मिल जाऊं, क्यों ना मैं एकता शिंदे के पास चले जाऊं। इस भी मैं एक उदाहरण देता हूँ। ओम राजे निम्बाळकर जो 6 में से वो भी एक है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मुझे जो काम करना है अगर वो करने हैं तो मुझे एकता शिंदे के साथ जाना ही ज्यादा स्वाभाविक है, लोगों के हित में है। और दूसरा, उद्धव ठाकरे के द्वारा उस पार्टी में अभी कोई भविष्य बचा नहीं है। उनके पास में नेतृत्व गुण शून्य है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी घर पे बैठ के वो सरकार चला रहे थे। अभी वो नेता है लेकिन के बाहर नहीं जाते। उनकी राजनीति प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव है। अगर कोई सांसद वो स्थल पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इस प्रकार का नेतृत्व तो नहीं चलता है ना। जैसा एकनाथ शिंदे है, दिन रात कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, उनका विषय समझ लेते हैं और बार बार उनको मदद करते हैं। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे का कुछ अगर फेल्यूर है तो उसका ठिकरा आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं फोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी राज्य में और केंद्र में एक सशक्त पार्टी है। 2-4 विधायक है, 2-4 सांसद अगर आ भी जाते हैं तो उससे है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें जोड़ना कतई बराबर नहीं। जी जी जी। विनोद जी, ये जो आरोप बार बार कहीं से भी, और ख़ासतौर पर आप देखिए दूसरे राज्यों में भी हो, अगर कहीं से भी कोई टूट फूट होती है तो सीधे सीधे उसको ऑपरेशन लोटस और दूसरे दूसरे तमाम नाम दे करके बीजेपी के ऊपर वो ठेकरा फोड़ दिया जाता है। लेकिन ये दरअसल कई बार ये नहीं देखा जाता, ये नहीं कहा जाता कि जो नेतृत्व है, सवाल उसके ऊपर भी उठाए जाने चाहिए और सवाल जो लोग टूट रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपके सामने में है निखिल। कभी कर्नाटक में बीजेपी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है जी। अब बीजेपी के एमएलए 3 एमएलए अगर क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के एमएलसी के पक्ष में वोट किया है तो आप उसको कौन सा ऑपरेशन कहेंगे? डीके शिव कुमार ऑपरेशन कहेंगे? अब सवाल है कि बीजेपी तो इस मामले में अपने सारे नेताओं को दिल्ली तलब कर लिए हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन होने की बात हो रही है। अब सवाल आप नेतृत्व किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मध्य प्रदेश की जो घटना है मीनाक्षी नटराजन के केस में, आप देखिए कि मीनाक्षी नटराजन में केस में वहाँ के अपने जो सारे कांग्रेस के जो लोग थे वो किस तरह से डिच किया, उसको बगैर अगर कांग्रेस का नेतृत्व अगर सीधे सीधे बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए लगातार बहस कर रहे हैं तो इसमें वो फायदा उनको नहीं मिल सकता है। यही सेम चीज़ हो रहा है उद्धव ठाकरे के सामने में कि उद्धव ठाकरे और पूरा महाविकास अघाड़ी जो है वो एक कंफ्यूज स्टेट में है। अब आप देखिए कि अभी सीधे शिवसेना ही क्यों कहें, आप अगर एनसीपी का ही देख लीजिए, पिछले 4 महीने से अजित पवार जी के मृत्यु के बाद ये लगातार खबर रही थी कि एनसीपी के दोनों गुट जो है आपस में मिल सकते हैं और एक एनसीपी बन सकता है। बनते बनते ये हुआ नहीं। अब इसके बाद जब ये प्रपोजल आया, एक सीधे सीधे प्रपोजल संजय राउत के तरफ से आया, शिवसेना के तरफ से आया कि ये जितने भी देश में छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से निकली हैं उनको सीधे कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए। तो उन्होंने तो शरद पवार के लिए विलय की बात कही, लेकिन साथ साथ ये भी कही कि भाई अगर शरद पवार के नेतृत्व में और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का एक रिफॉर्म होता है तो उसमें शिवसेना जैसे भी लोगों को शामिल होना चाहिए। तो अब बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को, शिवसैनिक मतलब आप सोचिए कि एक कैडर बेस्ड पार्टी को अगर संजय राउत जैसे नेता और वो कहें कि शिवसेना जैसी पार्टियों को भी अब कांग्रेस में शामिल होना चाहिए, तो ये कैडर बेस्ड पार्टी का एक शिवसैनिक कैसे इस बात को आत्मसात कर सकता है कि हमको कांग्रेस में जाना चाहिए, जिसके विरोध में ये बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में ये मुहिम शुरू किया था, हिंदुत्व का मुहिम शुरू किया था। तो अब ये है, सिंपल सी बात है, जब आप विचारधारा से भटकेंगे, अपनी पहचान से भटकेंगे, तो जो हस्र आज शिवसैनिक को आप देख रहे हैं कि वो सीधे सीधे अपने कैडर बेस्ड पार्टी में जुड़ रही है, वही चीज़ आप टीएमसी को देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि वो सारे के सारे अपना अलग ग्रुप बना लिया है।
ये आज के दौर में सारे रीजनल पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपको अपना घर भी संभाल कर रखना है और अब वो पुरानी वाली राजनीति इस तरह से नहीं रही। हमारे साथ कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। संदीप जी, एक विषय जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये बात हो रही थी कि भाई क्यों बागी हो रहे हैं, खासतौर पर जब शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात हो रही है, कि क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे विचारधारा से भटकी इस वजह से है, या आप भी अभी उन्हीं की तरह आरोप लगाएंगे कि ये बीजेपी की तरह बीजेपी ये करवा रही है, क्योंकि बीजेपी को कोई सीधा फायदा उस तरह से नहीं हो रहा, उनका कोई सरकार संकट में कहीं भी नहीं थी। निखिल जी, दो बातें। पहली बात तो विचारधारा की हम बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा को लेकर वो बनी, उसको तो जो है गुजरात लॉबी ने बेच डाला। मुझे नहीं लगता कि वो आज विचारधारा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी, वैसे मैं शिवसेना की विचारधारा की बात कर रहा था, लेकिन आप चलिए जारी रखिए। हाँ, ठीक है, कोई नहीं। जी, महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी, जिस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या का आरोप रहा हो, उससे गठबंधन में 2.5 साल सरकार चलाना और बहुत सारे ऐसे संगठन जिससे गठबंधन करके अन्य राज्यों में अपनी पैठ बनाना, चाहे वो जो है छात्र आंदोलन रहा हो और छात्र पार्टियां रही हो कई राज्यों की, चाहे वो जो है आप पश्चिम बंगाल की देख लीजिए, असम की देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी पार्टियां जो विचारधारा से इनसे बहुत हजारों किलोमीटर दूर थी, उनसे गठबंधन में करके उन राज्यों में अपनी पैठ बनाई। तो वो विचारधारा तो इन्होंने बेच डाली, पहली चीज। तो उस विचारधारा की बात करके अगर कोई उनका समर्थक या उनकी सोच जैसा व्यक्ति अगर नहीं, आप या तो आपने मेरा सवाल नहीं समझा, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूं, या तो संदीप त्रिपाठी जी आपने मेरा सवाल नहीं समझा, और या तो आपको जो कहना था दरअसल आप वही कह रहे हैं, मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूं। तो सवाल ये था कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, जो उसका मूल विचार था, उससे अभी वो कांग्रेस की तरफ मिलाने की बात हो रही थी। आपने संजय राउत के स्टेटमेंट सुने, तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो विचारधारा से भटक गए, इसलिए जो उनके साथी थे उनको लग रहा है कि भाई हम कम से कम एकनाथ शिंदे के साथ में रहेंगे तो शिवसेना के साथ तो रहेंगे, कुछ जो मूल विचारधारा है उसके साथ तो रहेंगे। सवाल ये था मेरा। अब आते हैं, हमने एक एग्जांपल दिया। अरे गुरु घंटाल की हम बात कर रहे हैं, सारी माया जाल का जो गुरु घंटाल है, हम उस गुरु की बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे तो क्या है, सब उसी गुरु घंटाल के चेले हैं सर। तो गुरु घंटाल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो अब आते हैं शिवसेना की सर बात। अगर विचारधारा की आप बात करिएगा तो सर एक बार शिवसेना टूटी तब तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब कांग्रेस के गठबंधन में और उसी विचारधारा के साथ आप जीत कर आते हैं, उसके बाद इस तरीके का अगर षड्यंत्र रचा जाता है सिर्फ इसलिए कि आपको 360 2/3 बहुमत पूरा करना है, उसके लिए आप इस तरीके की तोड़ फोड़ ओढ़ करिएगा और उसके बाद आप विचारधारा की आड़ में छुपिएगा तो ये नहीं चलेगा। सर, ये भारतीय जनता पार्टी वही चट्टी पार्टी है जिसके कुछ लोग राम मंदिर में चंदा चुराएंगे सर, फिर राम मंदिर का दान पेटी चोरी कर लेंगे सर, और ये सांसद एक तरफ चोरी करेंगे, एक तरफ विधायक चोरी करेंगे। लोकतंत्र में जो अपना मत देते हैं, जिसको चुनकर भेजते हैं, उन्हीं को ये चट्टे चोरी कर लेते हैं। अच्छा संदीप जी ये कहा जा रहा है, आपने कहा सांसद टूट रहे हैं, आपकी बात ठीक है, आप चोरी हो रहा है सर, ठीक, आपने कहा सांसद अलग बात होगी, आपने कहा सांसद टूट रहे हैं, तो सांसद के अलावा सर विधायक भी टूट रहे हैं, 20 में से 16 उनकी भी खबर आ रही है, तो वहां पर कौन सा मुश्किल था? हमने कहा सर सांसद विधायक चोरी हो रहे हैं। अच्छा। सर, अगर 2/3 अगर संविधान में संशोधन करना है तो इनको पूरे इंडिया में वो चाहे विधायक हो या बहुत सारे ऐसी चीजें, उनको विधायक की भी जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है 27 में, विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी ना सर। आज जिस तरीके से कांटे का मामला है और इनके अंदर खाते जो है लड़ाई चल रही है, उस नाते तो भारतीय जनता पार्टी चोरी ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। विश्वास पाठक जी, आरोप आपने सीधे तौर पर सुने कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी के, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग 360 का वो आंकड़ा छूना चाहते हैं संसद में, और अभी तो राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है, तो ये आप लोग का ही ऑपरेशन है, जो आप कुछ भी कहें। अगर ऐसा ही है तो हम ये सब 6 सांसद जो है महाराष्ट्र के, वो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी में आ जाते थे। विषय वो है नहीं। विषय अगर 360 के अगर आप डिस्कशन करते हैं तो हाँ, 360 हमको एनडीए का बहुमत चाहिए, कुछ कर पाए, और अगर वो होता है तो उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो बात हो रही है उसके लिए नहीं हो रही है।
2019 में जब उद्धव ठाकरे ने अपने हिंदुत्व को, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़ दिया, नकार दिया, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ में दोस्ती कर ली, एमआईएम समाज पार्टी के साथ में दोस्ती कर ली, हिंदुत्व पूरी तरह से छोड़ दिया, और ये जो वीर सावरकर के विचार है वो भी छोड़ दिया, हिंदू हमारे जो त्योहार है वो भी छोड़ दिया, उसके बाद में उनके जो कार्यकर्ता, हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। और वो हिंदुत्व कहां पर गया? एकनाथ शिंदे जी के पास गया, जो इलेक्शन कमीशन ने भी तय किया। 2024 में जो चुनाव हुए, 2024 के चुनाव में जनता ने भी असली शिवसेना करके एकनाथ शिंदे को स्वीकार किया। इसलिए अभी जो बच्चे कुछ लोग हैं जो उद्धव ठाकरे के पास है, जिनको उद्धव ठाकरे द्वारा कोई अभी प्रॉस्पेक्ट दिखाई नहीं दे रहे, वो इधर आ रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, उससे हमारे क्या लेना? सशक्त होती है तब उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आए, उससे पहले विनोद जी को इसमें लाना चाहूंगा। विनोद जी, ये आपको लगता है कि ये सिर्फ विचारधारा, क्योंकि एक पॉइंट संदीप त्रिपाठी ने भी उठाया है जिसका जवाब विश्वास पाठक ने उस तरह से नहीं दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि ये दरअसल सिर्फ यही तक बात नहीं है कि वो 360 पहुंचना है या ये करना है। बात जब उन विधायकों और सांसदों की भी होगी तो वो तो भाई इस बात को जानते थे, एक बार टूट हुई थी तब तो वो उनके साथ इंटैक्ट थे और उनको मालूम था। और 2024 के बाद की अगर बात करें तो वो उनके साथ चुनकर आए थे, उनको पता था कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं। तब फिर विचारधारा की बात कहाँ रह जाती है? निखिल, आपके साथ संदीप जी बहुत दिन के बाद जुड़े हैं, इसलिए तो उनका इतना हक बनता है कि आज जो भी कुछ कह लें। तो नहीं, तो संदीप जी का ही सवाल मैंने आपसे पूछा दरअसल। तो उनकी बात को आप एक तरह से नकार नहीं सकते हैं। वो आज बोलने के लिए बहुत दिन के बाद हम लोग के साथ जुड़े हैं जी। तो पहले तो इनका स्वागत है। नहीं, बार-बार स्वागत है जी। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही याद दिलाता हूँ कि जितने चोरी की बात आप इतने जोर से बोल रहे हैं त्रिपाठी जी, सिर्फ अपने ही दौर का, अपने ही पार्टी के दौर का, इंदिरा जी के ही दौर का मैं नाम लेके कहता हूँ कि वो दौर भी देखिएगा कि 4 साल में 16 स्टेट के राष्ट्रपति शासन लगे थे। वो दौर भी देखिएगा जिसमें 1800 विधायक और सांसद अदला बदली हो गए थे। तो वो चोरी जो था वो चोरी नहीं थी, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था। चोरी तो तब होती है जब आप लोग बोलना शुरू करते हैं। संविधान तब खतरे में पड़ता है जब आप लोग बोलना शुरू करते हैं। लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब आप बोलते हैं। तो ये अंतर है इस तरह के नैरेटिव्स का। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में आपने जीती हुई सीट गंवाई, ये किसकी अकर्मण्यता है? आप बीजेपी पे दोष देंगे, आप जिस पे भी दोष देंगे, झारखंड में आप बीजेपी के दोष देंगे। सवाल आपके ऑर्डर में नहीं है, आपका पूरा गठबंधन। वहाँ आरजेडी कहता है आपसे, एक पार्टी कहती है कि अपने गिरेबान में झांको, आपके विधायकों ने वहाँ क्रॉस वोटिंग की है। मध्य प्रदेश में आपके सारे सीनियर लीडर एक तरफ हैं और आपके आला कमान एक तरफ है। तो अब सवाल है कि आपका घर अपने ऑर्डर में नहीं है और सिर्फ बीजेपी का नाम से ये पर्ची फाड़ेंगे, गुरु और गुरु घंटाल करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। घर संभालने के लिए ये एक तरह से बीजेपी का आपको चैलेंज है। आज पूरे इंडिया गठबंधन की आप जितने भी पूरे रीजनल पार्टी है, उस पार्टी का अस्तित्व देख लीजिए, वो कहाँ है। सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी कहाँ है? आज आप डीएमके का देख लीजिए, आपके ही इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत एक नेता एक ग्रुप में से थे वो पार्टी के, और आपका साथ छोड़ गए हैं। क्यों छोड़ गए हैं? इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। दरअसल यही चीज है कि आप अभी हैं कहां। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के जीत के बाद, जो ऐतिहासिक जीत है, वो आप लोगों के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। आपके पूरे रीजनल पार्टी और रीजनल पार्टी के छत्रप सबको हिला दिया है। आप अगर अभी आप एक यूपी इलेक्शन आपके सामने में है, तब आप दिखाइएगे कि कांग्रेस पार्टी की वहां पे किस तरह का संगठन है और किस तरह की कांग्रेस पार्टी की वहां कार्य पद्धति है। अभी भी आप अखिलेश के पीछे पीछे ही घूमेंगे। तो त्रिपाठी जी, घर अपना संभालना पड़ता है। आ रहा है। ठीक। संदीप त्रिपाठी जी, हाँ आपकी बारी। ठीक, देखिए, विनोद जी की इन 3 बातों में सिर्फ 2 बातें निकल कर आई। एक तो उन्होंने इंदिरा जी का जिक्र किया, तो साहब इतना अनुरोध है कि फर्जी मास्टर की पाठशाला मत देखा करिए। वो फर्जी मास्टर आदमी, वो फ्रॉड आदमी, वो एक सिन्हा करके है, वो फर्जी पाठशाला चलाता है। दूसरे का उल्लेख मत करिए सर। आप उन्होंने कहाँ से देखा? वो कहाँ से डेटा लेकर? सर, आप अपने डेटा को, आईटी सेल के डेटा को ऑथेंटिक मानेंगे, अब मीडिया रिसर्च को आप फर्जी मानेंगे, तो ये कैसे चलेगा? डाटा दे रहा हूँ, अरे सर डाटा दे रहा हूँ। देखिए, उस फर्जी जो है अध्यापक ने
जो अभी बदल कर दूसरी जगह पहुंचा है अपना आवरा जो है ऊपर करने अब देखते हैं मैं झूठ बोला। सुनिए अब देखिए, सुनिए सर, आंकड़ा दे रहा हूं सर। उन्होंने वो आंकड़ा भी आपने दिया, 2 आंकड़े की 1800 विधायक। पहली बात तो वो गलत है, 800 विधायक इधर से उधर हुए। और वो क्यों हुए? क्योंकि 1969 में कांग्रेस टूटी, कांग्रेस के 2 फाड़ हुए। और ये जो सरकारों की अदला बदली और राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं ना सर। अरे सर, आपके सामने में हरियाणा उदाहरण है, भजनलाल पूरे के पूरे टीम लेके आ गए थे। सुनिएगा, अब सुनिए ना, 80% सरकारें कांग्रेस की थी जहां राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये जो आंकड़ों की हेरा फेरी करते हैं फर्जी मास्टर लोग, और इसको आप जैसे इस पर भी कभी बहस कर लेंगे सर, इस पर भी बहस कर लेंगे कि आखिर फिर क्यों राष्ट्रपति शाचन लगाया गया था। तब ये मुख्यमंत्रियों का सवाल उठेगा, तब भी आप ही के गिरेबाज में आएगा सर। नहीं, सरकार जब गिर जाएगी, चुनाव नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर बहुमत नहीं होगा तो क्या होगा? आज भी लगता है, हमने कोई थोप नहीं दिया था, इसलिए कि ये प्रोसेस आया, कांग्रेस में टूट हुई और कांग्रेस की सरकार जो डिमोलिश हुई और राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये कहना बेईमानी होगी। ये आरोप इंदिरा जी पर जो बढ़ा जाता है, वो फर्जी मास्टर ने बढ़ाया और आप जैसे प्रबुद्ध लोग उसको बढ़ा रहे हैं, तो मुझे मतलब शर्म लग रही है। इसको आपको रोकना चाहिए, आपको बताना चाहिए जनता को झूठा मास्टर है। अब आते हैं सर दूसरी बात, अभी आपने की कि आप घर की चोरी रोक नहीं पा रहे हो साहब। हमने बड़कुआ तलवा भी लगाया, हमने वो जो आजकल 3 लाख वाला है वो डोर भी लगाया, लेकिन चोरवा इतना सातिर चुट्टा है, इतना बड़ा चोरवा है कि चोरी हो जाती है सर। 3-3 लाख लगा रहता है, देखिए ना, ताला लगा रहता है, बगल में चौकी होती है, तब भी चोरवा चोरी कर लेता है। ये लोग सातिर चोर है सर, सातिर चोर, लोकतंत्र के लुटेरे हैं। ये चोर ही नहीं, डकैत है, दिन दहाड़े डकैती डाल रहे सार्वजनिक संस्थाओं के दम पर, ईडी के दम पर। सर आप शुभेंद्र अधिकारी गए पश्चिम बंगाल के, इनके पास काडर में एक व्यक्ति नहीं था जिसको ये मुख्यमंत्री बना सके। जिस व्यक्ति को ये चोर कह रहे थे, उसी को लेके जाकर आप मुख्यमंत्री बना के छाती पीटिए, ये हमारी विचारधारा की जीत है। ये शर्म के डूब पे मर जाने वाली बात है। आप जो है असम में उसी व्यक्ति को लेके आते हैं जिसको आप चोर कहते रहते हैं, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते विश्वास पाठक। चोर लोग हो, चोर को ही बढ़ाते हो। ठीक है, आप सच्चाई ये है। ठीक है, जवाब ले लेते सर। आप बार बार आप उनको चोर कह रहे हैं। अब ये आप बार उनको कह रहे हैं, दरअसल आप उनको उकसा रहे हैं, एक बात। और अब जिस तरह से कह रहे हैं, इस पर कोई भी यही कहेगा कि ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप की बात हो गई। इसलिए भी चुनाव आप हार गए, आपका कहीं कोई अता पता नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे दूसरी जगह हो। और आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने चोरी कर लिया, अरे आपके वो हो गए, आप कौन सा लेकर के आए थे? आप तो वहां कहीं थे भी नहीं। विश्वास पाठक जी जवाब दीजिए। विश्वास पाठक जी, हमको 100 सांसद मिले ना, उसमें चोरी क्यों करना चाहते हैं? चलिए, उद्धव को 10 सांसद मिले ना, उसमें आप क्यों चोरी करना चाहते हैं? तो आप रोक दीजिए ना सर। ममता बनर्जी को जनता ने जिता दिया ना, तो चोट्टे लोगों उसमें चोरी क्यों करना चाहते हैं? मतलब ये तो आप इतने फ्रस्ट्रेट हैं सर, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप इतने फ्रस्ट्रेट हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दल बदल पहली बार हो रहा है। इसको मतलब आप उनको चुट्टा ये शब्द मैं कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन ये कोई विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, ये कोई विशेषण नहीं है। एक सीमा के बाद ये गाली भी यूज होता है सर। इसलिए नहीं, ठीक है सर, ठीक है। मैं अभी तो उसको विशेषण ही मान के चल रहा था, इसीलिए मैंने आपको टोका नहीं। लेकिन एक सीमा के बाद फिर वो ऑफेंसिव और डेरोगेटरी हो जाता है। इसलिए चलिए मैं विश्वास पाठक जी से जवाब ले लेता हूँ। देखिए, बात ऐसी है, कांग्रेस की स्थिति कैसी है, उनका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जब पार्लियामेंट चलते रहता है तो फॉरेन चले जाते हैं, पार्लियामेंट में भाषण नहीं देते हैं। नहीं, मोदी जी टेस्टिंग वाले आए, हर राज्य में उनको बड़ी एक प्रकार से मार पड़ रही है, कहीं से वो चुन के नहीं आ रहे हैं। और जब भी वो हार जाते हैं तो उसका ठिकरा वो इलेक्शन कमीशन पे फोड़ते हैं, कभी ईवीएम मशीन पे फोड़ते हैं, कभी सीआईए के ऊपर छोड़ते हैं, अभी एसआईआर की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये केरला में चुन के आते हैं, हिमाचल में चुन के आते हैं, तब उन्हें वो स्वीकार होता है। जब वायनाड में चुन के आते तो स्वीकार होता है। अन्यथा इनको हर कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्था ऑब्जेक्शन देखिए, अगर आपको अस्तित्व चुकाना है, सुनो ना, उसमें काहे नजर गड़ाए हो भाई? संदीप जी सुनो ना भाई, एक्चुअली हमको जनता ने हरा दिया, हमको संदीप जी सुन तो लीजिए। सवाल इस बात का है भाई। तो ठीक है, सवाल का जवाब तो सुनिए। ये आपके अस्तित्व का सवाल है, जरा सुन लो, समझ लो।
देखिए, आप जब तक आप में ये बदलाव नहीं होता है, जब तक आप संगठन की ओर जाते नहीं, सीरियस नेतृत्व नहीं बनता है, तब तक आपको अच्छे दिन कभी आएंगे नहीं। ये बात आप समझ लो। जिस प्रकार के मोदी जी लगातार तीसरे बार चुनकर आए हैं और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पादान से 4थे पादान पर आई और जिस प्रकार से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी जी की साख बढ़ रही है, ये सब देखते हुए आपको कोई चांस है नहीं। इसलिए अगर आपको कुछ करना है तो पहले संगठन मजबूत करो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों की कोशिश करो। तभी चोरी इस प्रकार से हमारी जो सफलता है उसके ऊपर इस प्रकार का रोना धोना ये आपको शोभा नहीं देता है। ठीक है, अब वो इस भाषा को सुनना नहीं चाह रहे दरअसल संदीप जी, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा आत्ममंथन भी कीजिएगा, मैं तो यही कहूंगा। और आप लोग, खैर नेता आप हैं, आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर कहीं कोई जाता है आता है तो आत्ममंथन तो होना चाहिए। लेकिन चलिए इस चर्चा में आज बस इतना ही रखेंगे। आप सभी लोगों का, संदीप जी आपका, विश्वास पाठक जी